नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या काल सर्पदोष बनता है संतान प्राप्ति में बाधा? आज हम इसके बारे में आपको एक जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष की सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं काल सर्पदोष के बारे में और क्या ये संतान प्राप्ति में बाधा बनता है इसके बारे में। देखिए, अगर कोई ज्योतिषी आपसे ऐसा कहता है कि आपकी कुंडली में काल सर्पदोष है, इसीलिए आपको संतान प्राप्ति में कठिनाई आ रही है, या फिर आपने कहीं सोशल मीडिया यूट्यूब पर ये सुना है कि काल सर्पदोष होने से संतान नहीं होती है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय पर वर्षों से कई तरह की धारणाएं और डर लोगों के मन में बिठा दिए गए हैं। कोई इसे संतान सुख का सबसे बड़ा शत्रु भी बता देता है, तो कोई जीवन भर का संघर्ष का कारण बता देता है। लेकिन क्या वास्तव में शास्त्र यही कहते हैं? क्या केवल काल सर्पदोष होने से किसी दंपत्ति को संतान सुख से वंचित होना पड़ सकता है? अगर ऐसा है तो फिर ऐसे हजारों लोग कैसे हैं जिनकी कुंडलियों में काल सर्प योग होने के बावजूद उन्हें संतान सुख मिला है? आज हम बिना किसी डर या अंधविश्वास के शास्त्रीय आधार पर ज्योतिषीय सिद्धांत और व्यवहारिक अनुभव के माध्यम से इस विषय का निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे, ताकि भ्रम नहीं केवल सत्य आपके सामने आए। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम किसी एक धारणा पर विश्वास नहीं करेंगे, हम पूरे विषय की शुरुआत से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि काल सर्पदोष होता क्या है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि काल सर्पदोष के बारे में हम पहले ही आपको एक वीडियो में जानकारी दे चुके हैं। उसके लिए आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं। काल सर्पदोष क्या है और कैसे बनता है? देखिए, सरल भाषा में समझें या शॉर्ट में अगर मैं यहाँ पर बताऊं आपको, तो काल सर्पदोष ना ग्रहों की एक विशेष स्थिति है। वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रह माने गए हैं, जिसमें राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है, और ये दोनों हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं, यानी कि आमने सामने स्थित रहते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि जैसे 7 ग्रह राहु और केतु के एक ही भाग में, राहु और केतु के बीच के भाव में आ जाते हैं, तब यहाँ पर काल सर्पदोष बनता है, क्योंकि राहु से केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएंगे और दूसरा भाग खाली रह जाएगा, और इसे ही आधुनिक ज्योतिष में काल सर्पदोष कहा जाता है। राहु और केतु जन्म कुंडली के जिस भाव से इस योग की शुरुआत करते हैं, उसी के आधार पर इन्हें 12 प्रकार का माना जाता है काल सर्पदोष को। जैसे अगर हम पहले भाव से शुरू करें तो अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, कारकोटक, शंखचूड़, घातक, विषधर और शेषनाग काल सर्पदोष के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है, क्या सभी काल सर्पदोष समान फल देते हैं? कुछ का प्रभाव व्यक्तित्व और मानसिक स्थिति पर अधिक पड़ जाता है, तो कुछ विवाह और करियर से जुड़े हुए होते हैं, जबकि कुछ प्रकारों को संतान सुख के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए यह समझना आवश्यक है कि हर काल सर्पदोष का प्रभाव अलग अलग हो सकता है और उसका सही मूल्यांकन पूरी कुंडली के साथ ही किया जाना चाहिए। काल सर्पदोष के बारे में क्या कहते हैं शास्त्र? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि इस विषय पर हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, क्योंकि किसी भी ज्योतिषीय निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले यह जानना आवश्यक है कि प्राचीन ग्रंथों में उसका क्या आधार मिलता है। जब हम वृहत पाराशर होरा शास्त्र या वृहत जातक, फल दीपिका, सारावली या फिर जातक परिजात जैसे प्रमुख ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो संतान सुख, पंचम भाव, ग्रहों के शुभ अशुभ प्रभाव और अनेक योगों का विस्तृत वर्णन मिलता है। लेकिन एक रोचक तथ्य यह भी है कि आज जिस रूप में काल सर्पदोष के 12 प्रकार बताए जाते हैं, उनका स्पष्ट और व्यवस्थित वर्णन इन प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलता। इसका अर्थ
ये बिल्कुल नहीं है कि काल सर्प दोष गलत है, बल्कि इसका अर्थ केवल इतना ही है कि वर्तमान व्याख्या मुख्य रूप से बाद की ज्योतिषीय परंपरा, शोध और विद्वानों के अनुभव के आधार पर है। और यही कारण है कि आज भी इस विषय पर ज्योतिषाचार्यों के अलग अलग मतभेद देखने को मिलते हैं। अधिकांश अनुभवी विद्वान जो है वो ये मानते हैं कि केवल काल सर्प दोष देख करके आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। यदि पंचम भाव, पंचमेश, बृहस्पति और अन्य संतान कारक ग्रह अगर वो मजबूत हैं तो केवल काल सर्प दोष सभी शुभ योगों को निष्प्रभावी नहीं कर सकता। यही कारण है कि वैदिक ज्योतिष हमेशा पूरी कुंडली का समग्र विश्लेषण करने की सलाह देता है और यही से वास्तविक ज्योतिष की शुरुआत होती है। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है, अगर केवल काल सर्प दोष देखकर संतान का निर्णय नहीं किया जा सकता तो फिर शास्त्रों के अनुसार संतान सुख किन ग्रहों और किन भावों से देखा जाता है? संतान सुख का वास्तविक ज्योतिषीय विश्लेषण। दर्शकों, वैदिक ज्योतिष में संतान सुख का निर्णय केवल एक ग्रह या एक दोष देख करके नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे पहले पंचम भाव का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि यही भाव संतान और पूर्व जन्म के पुण्य प्रारब्ध का होता है और वंश वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है ये पंचम भाव। लेकिन केवल पंचम भाव ही पर्याप्त नहीं है, इसके बाद पंचम भाव के स्वामी को देखेंगे हम, यानी कि पंचमेश उनकी कैसी स्थिति है। इसे कुछ इस तरह से समझिए कि अगर किसी घर की इमारत मजबूत है लेकिन उसका मालिक अगर कमजोर है तो वह उस घर को ठीक तरह से चला ही नहीं पाएगा, संचालन ही नहीं कर पाएगा उस घर का। और ठीक यही नियम हमारे पंचम भाव और पंचमेश पर भी लागू होता है। इसके बाद हम जो संतान के कारक ग्रह होते हैं, गुरु, बृहस्पति, इनको देखते हैं। यदि बृहस्पति मजबूत है और पंचम भाव को सहयोग दे रहे हैं, इनकी दृष्टि है, किसी तरह से संबंध है, तो संतान प्राप्ति की संभावनाएं बेहतर होती हैं। और वहीं गुरु कमजोर होते हैं, देरी या कुछ चुनौतियां लेकर के आ सकते हैं अगर गुरु कमजोर स्थिति में है आपकी जन्मपत्री में। इसके साथ ही अनुभवी ज्योतिष जो D7 चार्ट होता है, जिसको हम सप्तमांश कुंडली बोलते हैं, इसका भी अध्ययन करते हैं संतान प्राप्ति के लिए। और सबसे ज़रूरी बात, संतान प्राप्ति के लिए हम केवल किसी पति और पत्नी दोनों की ही जन्म पत्री देखते हैं। केवल किसी एक की जन्म पत्री से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि संतान का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसीलिए केवल काल सर्प दोष या किसी एक ग्रह को देख करके हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। सही निर्णय तभी संभव होगा जब पूरी जन्म कुंडली, सप्तमांश, दशा और गोचर सभी का समग्र विश्लेषण किया जाएगा। दशा और गोचर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आइए अब इस पूरी चर्चा को काल सर्प दोष से जोड़ करके समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टॉपिक हमारा यही था। वो कौन से काल सर्प दोष होते हैं जो संतान प्राप्ति में अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में पद्म काल सर्प दोष बन रहा है, यानी कि राहु पंचम भाव में है और केतु 11वें भाव में है। जैसे ही ये सुनेगा कोई तो वो घबरा जाएगा। लेकिन एक अच्छा ज्योतिषी यही रुक करके फैसला नहीं सुनाएगा। वह सबसे पहले देखेगा पंचमेश कैसा है, गुरु की स्थिति क्या है, पंचम भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है और सप्तमांश क्या संकेत दे रहा है। अगर राहु पंचम में है लेकिन गुरु उच्च की राशि में है, पंचमेश स्वराशि में है और पंचम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, पंचमेश अच्छी स्थिति में है, तो संतान सुख में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन संतान सुख मिलने की संभावना अवश्य ही बनी रहती है। अब अगर दूसरी स्थिति देखें कि राहु पंचम में है, पंचमेश निर्बल है, गुरु कमजोर है और वर्तमान दशा भी संतान के पक्ष में नहीं है, तब निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि संतान प्राप्ति में कठिनाई बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ भी हम केवल यही कहेंगे कि कठिनाई बढ़ सकती है। असली कारण काल सर्प दोष नहीं होगा संतान प्राप्ति में कठिनाई लेकर आने का। असली कारण है कई प्रतिकूल योगों का एक साथ होना। अब बात करते हैं हम विषधर काल सर्प दोष की, जिसमें केतु पंचम भाव में होता है। केतु जिस भाव में बैठता है वह वहां पर कभी कभी अलग तरह के अनुभव या फिर विलंब देता है, अलगाव की स्थिति लेकर के आता है। इसीलिए जब केतु पंचम भाव में होता है तब हमें संतान के विषय में थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए जन्म पत्रिका को, क्योंकि यहाँ भी वही नियम लागू होता है। यदि गुरु मजबूत हुए, पंचमेश अच्छी स्थिति में हुए, सप्तमांश जो है वो सहयोग कर रहा है, तो केवल केतु के कारण संतान सुख समाप्त नहीं होगा।
और यही कारण है कि जो हमारी मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है इसमें संतान के संदर्भ में मुख्य रूप से दो काल सर्प दोष पर चर्चा अधिक होती है, एक पद्म और एक विषधर, क्योंकि इन दोनों में राहु या केतु का सीधे संबंध पंचम भाव से जुड़ता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों दोष वाले व्यक्तियों के घर में संतान में बाधा आएगी या संतान नहीं होगी। संतान में बाधा नहीं आएगी अगर बृहस्पति की और बाकी ग्रहों की स्थिति अच्छी है, पंचमेश की स्थिति अच्छी है, D7 में अच्छी स्थिति है, तो रुकावट आ सकती है, किसी तरह की मेडिकल हेल्प लग सकती है, लेकिन संतान प्राप्ति हो सकती है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये उठ गया कि काल सर्प दोष अकेला कारण नहीं है, तो फिर लोगों के बीच इसके बारे में इतनी गलतफहमियां कैसे फैली और कौन कौन सी बातें सच हैं जिन्हें लोग आज भी गलत समझते हैं। इन्हीं सबसे बड़े मिथकों को और उनके वास्तविक उत्तरों पर हम इस वीडियो के अंतिम भाग में चर्चा करते हैं। काल सर्प दोष से जुड़े बड़े मिथक और उनकी सच्चाई। अब तक की पूरी चर्चा के बाद आइए अब सबसे पहले इस विषय से जुड़े कुछ सबसे बड़े भ्रमों को समझते हैं, क्योंकि अक्सर गलत जानकारी ही लोगों को सबसे ज्यादा डराती है। पहला भ्रम ये है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष हो उसे संतान सुख नहीं मिलता। तो ये निष्कर्ष ना तो शास्त्र सम्मत है और ना ही व्यवहारिक रूप से अनुभव इसका समर्थन करता है। अगर ऐसा होता तो काल सर्प दोष वाले सभी लोग निसंतान होते, जबकि वास्तविक जीवन में हमें ऐसे असंख्य उदाहरण मिलते हैं जहां काल सर्प दोष होने के बावजूद भी लोग स्वस्थ हैं और योग संतान की उनको प्राप्ति हुई है। दूसरी ओर ऐसे भी अनेक लोग हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है और फिर भी उन्हें संतान प्राप्ति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है या संतान सुख से वंचित रहना पड़ा है। इससे स्पष्ट होता है कि संतान सुख का निर्णय केवल एक योग से नहीं किया जा सकता। दूसरा भ्रम यहाँ पर यह है कि राहु पंचम भाव में बैठ जाए तो संतान का सुख समाप्त हो जाता है। वास्तव में राहु का स्वभाव किसी भी क्षेत्र को असामान्य बनाने का है, इसीलिए पंचम भाव में राहु होने पर संतान में देरी या फिर विशेष उपचार, विदेश में चिकित्सा या आधुनिक तकनीकों जैसे IVF हो गया या IUI हो गया, इनकी सहायता लेने जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। लेकिन यदि पंचमेश मजबूत हो, बृहस्पति शुभ हो, दशा सहयोग कर रही हो, महादशा सहयोग कर रही हो, तो ऐसे व्यक्ति भी माता पिता बनते हैं। इसीलिए राहु को देख करके तुरंत ही नकारात्मक निर्णय नहीं दे दीजिएगा। अब तीसरा भ्रम यह है कि केतु पंचम भाव में हो तो संतान प्राप्ति असंभव हो जाती है। भाई, केतु अलगाव, आध्यात्मिकता और असामान्य अनुभवों का ग्रह माना जाता है, लेकिन ये अकेले संतान सुख का निर्णय नहीं कर सकता। पूरी कुंडली अनुकूल हो, केतु पंचम में होने पर भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इसीलिए केतु के आधार पर भविष्यवाणी करना एक बहुत बड़ी भूल होती है। एक और महत्वपूर्ण भ्रम जो है वो ये है कि काल सर्प दोष की पूजा करा लेने से संतान निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगी। ज्योतिषीय उपायों का अपना अलग स्थान है। श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए उपाय मानसिक शक्ति, सकारात्मकता प्रदान करते हैं। लेकिन यदि किसी दंपत्ति को चिकित्सकीय कारणों से समस्या है तो योग्य डॉक्टर की ही सलाह लेना उचित रहेगा ना। वैदिक परंपराओं में भी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उचित कर्म, उचित चिकित्सा और उचित उपाय, इन तीनों को महत्व दिया गया है। इसीलिए ज्योतिष और चिकित्सा को एक दूसरे का विरोधी नहीं बल्कि पूरक समझना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए लोग बाग पता नहीं कहां कहां तांत्रिकों के चक्कर में फंस जाते हैं, जबकि ये करना बिल्कुल गलत है। उसके हट करके अगर आप किसी योग्य डॉक्टर्स के साथ, किसी योग्य चिकित्सक के पास जाएंगे तो वो आपको अच्छे से समझा पाएगा कि संतान क्यों नहीं हो रही है और क्या कारण है। अब इस पूरी चर्चा का सार समझते हैं। क्या काल सर्प दोष से डरना चाहिए? यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो सबसे पहले घबराइएगा तो बिल्कुल भी नहीं। ये अपने आप में ऐसा दोष नहीं है जो जीवन या संतान सुख का अंतिम निर्णय कर दे। केवल वैदिक ज्योतिष में किसी भी फलादेश का आधार इस योग को नहीं माना गया है, बल्कि पूरी कुंडली का समग्र विश्लेषण माना गया है। संतान प्राप्ति का निर्णय करते समय, जैसा कि मैं शुरू से बताती आ रही हूँ, अभी फिर से बता देती हूँ, हम पंचम भाव देखते हैं, हम पंचमेश देखते हैं, हम बृहस्पति देखते हैं, D7 चार्ट देखते हैं, पति पत्नी दोनों का कुंडली को देखते हैं और हमारी इन दोनों की ही कुंडली में
वर्तमान में क्या दशा चल रही है, क्या महादशा चल रही है और गोचर किस तरह का उनको सपोर्ट कर रहा है, ये सब हम देखते हैं। दोनों की ही कुंडलियों का संयुक्त अध्ययन करते हैं। यदि ये सभी कारक ग्रह अनुकूल हैं तो काल सर्प दोष होने पर भी संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। इसीलिए केवल काल सर्प दोष देख करके ये कहना नहीं गलत है कि आपको संतान नहीं होगी। ज्योतिष का उद्देश्य भय उत्पन्न करना नहीं है, बल्कि जीवन की संभावनाओं को समझा करके सही मार्गदर्शन देना है। इसीलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अपनी कुंडली का संतुलित और गहन विश्लेषण अवश्य कराएं। सही ज्ञान ही भ्रम और भय दोनों को दूर करने का सबसे प्रभावी उपाय है। तो दर्शकों, यह था काल सर्प दोष पर चर्चा। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी किसी तरह की ऐसी समस्या से परेशान हैं, संतान से रिलेटेड कोई भी समस्या आपके जीवन में चल रही है, तो नीचे दिए गए हमारे नंबरों पर आज ही कॉल करें, कांटेक्ट करें या फिर हमें डीएम करें और अपनी इस समस्या का सीधा और सरल सा उपाय हमसे प्राप्त करें। धन्यवाद।